Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in the session number 6 of chapter number 7, Evolution. In today's session, we will discuss about the biological evolution. कि एक्चुअल में बायोलॉजी की फील्ड के कंपैरिजन में इवोल्यूशंस के कौन कौन से नंबर ऑफ पॉइंट्स है. अगर बायोलॉजिकल इवोल्यूशंस की बात करो तो सबसे पहला पॉइंट तो यही कंसिडर करना है हमें कि इवोल्यूशन अकर्स बाय नेचुरल सिलेक्शन. In true sense would have started when cellular forms of life with differences in metabolic capability originated on the earth. एक्चुअल में ये जो इवोल्यूशन है वो बाय नेचुरल सिलेक्शन कैसे स्टार्ट हुआ है, तो जब भी सेल्यूलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ थोड़े थोड़े डिफरेंस के साथ, मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी के डिफरेंस के साथ जब अर्थ की सरफेस के ऊपर ओरिजिनेट हुए, तभी से ये इवोल्यूशन जनरली स्टार्ट हो चुका है. सो द एसेंस ऑफ डार्विनियन थियरी अबाउट द इवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन. सो इंपॉर्टेंस ऑफ डार्विनियन थियरी, डार्विन की थियरी के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन की वजह से होता. So rate of appearance of new forms is linked to the life cycle or the lifespan. अब कोई एक एग्जिस्टिंग स्पीसीज है, उनमें से नया फॉर्म बनने के लिए या तो नया फॉर्म बनाना हो तो उसका डिपेंडेंस किसके ऊपर होता है, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पान या तो उसकी लाइफ साइकिल के ऊपर. जैसे कि एक बेस्ट एग्जांपल आपको दिया है कि माइक्रोब्स दैट डिवाइड फास्ट हैव द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई एंड बिकम मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल विद इन द आवर्स. अब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करो तो वो एकदम सिंपल ऑर्गेनिजम्स है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, फास्ट डिवाइड होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं एंड एक आध घंटे के अंदर तो मिलियन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स वो जनरेट कर सकते हैं. एक एक्सपेरिमेंट आपको दिया है, अ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया जिसका नाम दिया है ए. तो ये है ए बैक्टीरिया की कॉलोनी विच आर ग्रोविंग ऑन अ गिवन मीडियम हैज अ बिल्ट इन वेरिएशन in terms of ability to utilize a feed development. तो दो आपको पेट्री प्लेट दिख रही है. पहली पेट्री प्लेट के अंदर न्यूट्रिएंट मीडियम डाला हुआ है, वो मीडियम को यूज करने की कैपेबिलिटी ए नाम के बैक्टीरिया के पास है. नाउ ये न्यूट्रिएंट मीडियम जो था उसके अंदर चेंज किया. चेंज इन द मीडियम कंपोजिशन वुड ब्रिंग आउट ओनली दैट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन that can survive under a new condition. तो समझ लो कि ए के अंदर 50 नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे. फिर क्या हुआ, न्यूट्रिशन का कंपोजिशन हम लोगों ने चेंज कर दिया. तो ये कंपोजिशन चेंज करने के बाद आउट ऑफ 50 खाली बी के अंदर कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिले, 15. तो ये 15 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास चेंज हुए एनवायरनमेंट के अगेंस्ट में खुद को एडेप्ट करने की कैपेबिलिटी है. नए कंडीशंस के अंदर वो खुद को एडेप्ट कर सकता है. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस वेरिएंट पॉपुलेशंस आउटग्रो द अदर्स एंड अपीयर्स एज अ न्यू स्पीसीज. तो पहले सभी ऑर्गेनिज्म कौन से स्पीसीज के थे, ए स्पीसीज के थे. 50 नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स थे. अब ये 50 में से न्यूट्रिएंट चेंज करने के बाद जो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो गए वो अलग स्पीसीज के कंसिडर किए जाएंगे. दिस वुड हैपन विद इन दी डेज. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ तो ये खाली दिन के या तो महीने के काउंट में हो जाता है. पर अगर आप यही थिंग फॉर सेम थिंग टू हैपन इन फिश और फॉल, फिश या तो फॉल के साथ अगर यही कंडीशन आप कंपेयर करो, वुड टेक अ मिलियन ऑफ ईयर्स एज अ लाइफ स्पान ऑफ दिस एनिमल्स आर इन ईयर्स. इनकी बॉडी में चेंज आने के लिए मिलियन नंबर ऑफ ईयर्स लगते हैं, वेरेज इनकी लाइफ स्पान तो खाली 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, मतलब ईयर्स में होती. हियर वी कैन से दैट फिटनेस ऑफ बी इज बेटर देन दैट ऑफ ए अंडर अ न्यू कंडीशन. ऑब्वियसली मैंने पहले भी आपको बताया हुआ कि कोई भी कंडीशन के अंदर अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद को सर्वाइव कर सकता है तो वो ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर एनवायरनमेंट का फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म कंसिडर किया जाता है. यहाँ पे बी जो है वो ज़्यादा फिट है एज कंपेयर टू दी ए. नेचुरल और नेचर ऑलवेज सेलेक्ट फॉर द फिटनेस. तो जो ज़्यादा फिट है उसको ही नेचर सेलेक्ट करेगा. बट हियर वन मस्ट रिमेंबर दैट सो कॉल्ड फिटनेस इज बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर इनहेरिटेड.
सो फिटनेस जनरली कौन से कैरेक्टर्स पे होती है? विच आर इनहेरिटेड, मीन्स वी कैन से दैट those characters are transferred from parents to offspring. Hence, there must be a genetic basis for getting a selected and to evolve. So finally, evolve होने के लिए, nature के through select होने के लिए कहीं ना कहीं genetic substances ही responsible होते हैं जो generation to generation हमें हमारे parents के through मिले होते हैं. Second, another way of saying the same thing is that some organisms are better adapted to survive in an otherwise hostile environment. Hostile का मतलब है unfavorable environment. तो बहुत सारे ऐसे organisms होते हैं जो unfavorable environment के अंदर भी बेटर तरीके से अडेप्ट हो पाते हैं. सो वी कैन से दैट एडेप्टिव एबिलिटी जो है वो इनहेरिटेड हो सकती है. दे आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग बिकॉज इट इज अ जेनेटिक बेसिस. So fitness is the end of result of ability to adapt and get selected by the nature. तो obviously आपको पता है जितनी फिटनेस ज़्यादा उतना एडेप्टेशन ज़्यादा उतना नेचर के थ्रू होने वाला सिलेक्शन ज़्यादा. सो ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कंपोनेंट्स ऑफ डार्विनियन थियरी ऑफ द इवोल्यूशन. तो डार्विन ने जो इवोल्यूशन का थियरी दिया था उसके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, एक तो है ब्रांचिंग डिसेंट मतलब ब्रांच के थ्रू जनरेट होने वाले नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स और दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन. इवन बिफोर डार्विन अ फ्रेंच नेचुरलिस्ट जिसका नाम था लेमार्क had said that evolution of life forms had occurred but driven by the use and disuse of the organs. अब ये एक सरप्राइजिंग स्टेटमेंट दिया था लेमार्क ने कि नो डाउट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स होता रहता है पर उनको ड्राइव कौन करता है, तो भाई आप कितने ऑर्गन को यूज या तो डिसयूज करते हो. सो उसके लिए एक एग्जाम्पल भी उसने दिया था. ही गेव एग्जाम्पल ऑफ द जिराफ वो इन एन अटेम्प्ट टू फोरेज लिव्स consume leaves on tall trees had to adapt by elongation of their neck. अब उनका मानना ऐसा था कि टॉल ट्री के ऊपर जो लीव्स हैं उनको कंज्यूम करने के लिए उसने अपनी नेक का इलोंगेशन किया था, तो उसने एक टाइप का एडेप्टेशन किया था. एज दे पास्ड ऑन दिस एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ऑफ elongated neck to succeeding generation, giraffe slowly over the years came to acquire a long neck. तो उसका मानना ऐसा था कि हाइट के ऊपर जो ट्री है वो लीव्स को कंज्यूम करने के लिए उसने अपना नेक लंबा किया था. अब ये कैरेक्टर धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू लेमार्क बोल रहा हूं मैं, कैरेक्टर धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन पास होता गया एंड ओवर द इयर्स ये जो लॉन्ग नेक है वो एक फिक्स कैरेक्टर बन गया जिराफ के अंदर. बट नोबडी बिलीव दिस कंजेक्चर स्टोरी, बनी बनाई स्टोरी के ऊपर किसी ने भी बिलीव नहीं किया था. ओके, अब लेमार्किज्म के थोड़े से पॉइंट हमें समरी वाइज डिस्कस करना है. सो लेमार्किज्म मतलब इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. पहले तो ये स्टेटमेंट ही गलत है क्योंकि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कभी भी इनहेरिट नहीं होते. सो पॉइंट नंबर 1 लेमार्किज्म का फर्स्ट पॉइंट जिसका नाम है ऑर्गेनिजम्स एंड देयर ऑर्गन आर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज इन साइज. तो लेमार्क ने क्या बोला था, ऑर्गेनिज्म या तो उनके ऑर्गन्स जो है वो कॉन्स्टेंटली साइज के अंदर इंक्रीज होते रहते हैं. अब थोड़े से केस में वो सही है. सो ट्रू इन द केस ऑफ हॉर्स एंड एलिफेंट एंड फॉल्स इन द केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके, सेकेंड पॉइंट, तो पॉइंट नंबर 2 के अंदर लिखा है डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन इज इंड्यूस्ड एंड मेंटेन अंडर एनवायरमेंटल प्रेशर. एनवायरमेंटल प्रेशर के अकॉर्डिंग ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा, उसका मेंटेनेंस होगा. ये तो लगभग पॉइंट पूरा का पूरा गलत है. जैसे कि ये जिराफ का एग्जाम्पल कि भाई नेक ऑफ जिराफ कैन नॉट बी मेड लॉन्गर एज पर इट्स विश. उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कभी भी उसकी जो नेक की साइज है वो नहीं बढ़ेगी. सेकेंड, ऑर्गन्स कैन नॉट बी मोल्डेड, कैन नॉट बी ग्रो एज पर द ऑर्गेनिजम्स विश. अब अगर मैं चाहूँ कि भाई मुझे भी किसी और के जैसी पूरी बॉडी जनरेट करनी है तो ये पॉसिबल नहीं है. मेरे जीन्स जैसे होंगे वैसे ही पूरी बॉडी बनेगी. कैरेक्टर नंबर 3, those organ which are constantly used they also develop constantly.
जो ऑर्गन को कॉन्स्टेंटली यूज किया जाता है वो कॉन्स्टेंटली डेवलप होते हैं, whereas unused organ become dysfunctional gradually और degenerate। तो जिनका यूटिलाइजेशन होगा वो डेवलप होंगे, जो ऑर्गन का यूटिलाइजेशन नहीं होगा उनका डेवलपमेंट नहीं होगा। सो ये पॉइंट भी पार्शियली ट्रू है। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लो कि मसल कैन बी डेवलप बाय कांस्टेंट यूज, जितने यूटिलाइजेशन ज़्यादा करोगे उतना मसल्स का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। पॉइंट नंबर 2, लॉस ऑफ द लिम्स ड्यू टू द डिसयूज इन द स्नैक। में अगर स्नैक ज़्यादा टाइम तक अपने लिम्स को यूटिलाइज नहीं करता है तो वो लॉस हो जाते हैं। इवन वीक आई साइट इन द केव ड्वेलर्स, केव में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स अगर ज़्यादा टाइम तक लाइट को इंसिडेंट करने के लिए, लाइट को शो करने के लिए अगर आइस का यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तो आई की जो साइट है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि आइस ऑफ कंटिन्यूअस रीडर, कंटिन्यूअस पढ़ने वाले पर्सन की आइस कभी भी लार्ज या तो ब्राइटर नहीं हो जाती। या तो हार्ट तो एक ऐसा ऑर्गन है जो थ्रू आउट द लाइफ काम करता रहता है, तो हार्ट तो कभी भी अपनी साइज नहीं बढ़ाता है। सो लेमार्किज्म इज वाइडली नॉट acceptable theory. So we can say that now is evolution a process or a result of process? मतलब खुद एक प्रोसेस है या कोई प्रोसेस का एक प्रोडक्ट है। सो द वर्ल्ड वी सी इनएनिमेट एंड एनिमेट, दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स है, नॉन लिविंग एज वेल एज लिविंग। सो इज ओनली सक्सेस स्टोरी ऑफ द इवोल्यूशन। सो वर्ल्ड के अंदर जो ये दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, नॉन लिविंग एंड नॉन लिविंग, so this is the success story of the evolution. So when we describe the story of this world, we describe evolution as a process. तो जब भी वर्ल्ड की स्टोरी डिस्क्राइब करनी होगी तो इवोल्यूशन को भी एज अ प्रोसेस हमें डिस्कस करना है। ऑन अदर हैंड व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, we treat evolution as a consequences of a process which is called as a natural selection. तो जब भी वर्ल्ड की स्टोरी की बात चलेगी तो इवोल्यूशन को एज अ प्रोसेस कंसिडर करना है। एंड व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वी ट्रीट इवोल्यूशन एज अ consequences of process, product of process, it is called as a natural selection. So we are not still very clear whether to regard evolution or natural selection as a processes or end result of unknown process. तो एट प्रेजेंट क्लियर कट तो आइडिया हमारे पास है ही नहीं कि इवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन एक टाइप की प्रोसेस है या कोई प्रोसेस का एक एंड प्रोडक्ट है। सो इट इज पॉसिबल दैट द वर्क ऑफ थॉमस मैल्थस ऑन पॉपुलेशन विच आर इन्फ्लुएंस द डार्विन। सो देन आफ्टर एक एक्सपेरिमेंट था, इट इज पॉसिबल दैट द वर्क ऑफ थॉमस मैल्थस ऑन द पॉपुलेशन विच आर इन्फ्लुएंस द डार्विन। सो नेचुरल सिलेक्शन इज जनरली बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशन विच आर फैक्चुअल। तो नेचुरल सिलेक्शन ऑलवेज सर्टेन ऑब्जर्वेशंस के ऊपर होता है जो एक्चुअल में फैक्ट हो तो ऑर्गेनिज्म का नेचुरल सिलेक्शन हो सकता है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल जो मैंने अभी दिया था कि नेचुरल रिसोर्सेज अगर कैसे हो, लिमिटेड हो, तो पॉपुलेशन आर स्टेबल इन साइज एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशंस। भाई नेचुरल रिसोर्सेस अगर एक लिमिट में हो तो पॉपुलेशन की जो साइज है वो स्टेबल रहती है। हाँ, सीजनल फ्लक्चुएशंस को छोड़ दो और मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशंस आर वेरी इन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एक पॉपुलेशन के अंदर 50 ऑर्गेनिजम्स है तो सभी के अंदर कैरेक्टर्स थोड़े से अलग अलग हो सकते हैं। इनफैक्ट नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, दो ऑर्गेनिज्म भी एक दूसरे जैसे कभी भी हम लोगों को नहीं दिखने वाले, इवन दो दे लुक अ सुपरफिशियली सिमिलर। हाँ, ऊपर से अगर जितने भी ह्यूमन बॉडीज है तो सुपरफिशियली सब एक जैसे ही लगते हैं, बट मोस्ट ऑफ द वेरिएशन आर इनहेरिटेड। तो उनकी बॉडी के अंदर भी उनके पेरेंट्स में से जो भी कैरेक्टर्स आया है अकॉर्डिंग टू दैट सभी के ऑर्गेनिज्म या तो सभी की बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा चेंजेस दिखेगा। द फैक्ट दैट theoretically population size will grow exponentially, theoretically population size जो है वो exponentially grow होता रहता है if everybody reproduce maximally। अगर हर एक ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन मैक्सिमम स्पीड से होता रहेगा तो पॉपुलेशन की साइज एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। सो दिस फैक्ट कैन बी सीन इन ग्रोइंग अ बैक्टीरियल पॉपुलेशन। प्रीवियस चैप्टर्स के सेशन के अंदर भी मैंने आपको ये पॉइंट बताया था
कि अगर रिसोर्स अनलिमिटेड है और रिप्रोडक्शन मैक्सिमम स्पीड से हो रहा है तो कंपलसरी बैक्टीरियल पॉपुलेशन के अंदर उसका जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियली होगा। एंड द फैक्ट दैट पॉपुलेशन साइज इन रियलिटी आर लिमिटेड, क्यों? क्योंकि ऑलवेज जो भी रिसोर्सेज है वो लिमिट में होते हैं, या तो उनको यूज करने वाला कोई दूसरा कॉम्पिटिटर्स हो सकता है। सो इन फैक्ट दैट पॉपुलेशन साइज इन रियलिटी आर लिमिटेड मीन्स that there had been competition for the resources। तो वो resources या तो लिमिट में होगा या तो वो रिसोर्स को यूज करने वाला कोई भी कंपिटिटर्स होगा। सो ओनली सम आर सर्वाइव्ड एंड ग्रो एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स दैट कुड नॉट फ्लरिश। तो अगर 50 ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनमें से कुछ सर्वाइव होंगे और कुछ लोगों का हेल्दी ग्रोथ नहीं हो पाएगा। सो द नॉवेल्टी एंड ब्रिलियंट insight principles of Darwin was this: he asserted that variation which are heritable and which make resource utilization better for new will enable only those to reproduce and leave a more progeny। so finally एक डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन की थियरी का जो प्रिंसिपल था उसने क्या स्टेटमेंट दिया था कि वेरिएशन विच आर हेरिटेबल, जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है, एंड विच मेक रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेटर। तो ऐसा वेरिएशन जो जनरेशन टू जनरेशन पास होता है, दूसरा वो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करने के लिए बेटर होता है फॉर फ्यू, थोड़े से ऑर्गेनिजम्स के लिए, आर अनेबल ओनली दोज रिप्रोड्यूस एंड लीव अ मोर प्रोजेनी, जो ज़्यादा स्पीड से रिप्रोडक्शन कर सकता हो और रिप्रोडक्शन के थ्रू ज़्यादा प्रोजेनी जनरेट कर सकता हो, उन्हीं के अंदर ये वेरिएशन जनरेशन टू जनरेशन पास होता है। हैंस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम ओवर मैनी जनरेशन सर्वाइवल विल लीव अ मोर प्रोजेनी एंड देयर वुड बी अ चेंज इन पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, हैंस न्यू फॉर्म्स आर अपीयर टू अराइज। सो मिलियन नंबर ऑफ ईयर्स के बाद, बहुत सारे जनरेशन के बाद सर्वाइवर्स जो होते हैं वो बहुत सारी प्रोजेनी जनरेट करते हैं, पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर बहुत सारा चेंजेस कर देते हैं, एंड एक टाइम ऐसा आता है कि वो एक नया फॉर्म जनरेट करता है। दिस इज कंसिडर्ड एज अ स्पेसिएशन, कि प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज में से आफ्टर मिलियन नंबर ऑफ ईयर्स एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन करने की जो प्रोसेस है इज कंसिडर्ड एज अ स्पेसिएशन। ओके, नाउ थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन proposed by Charles Darwin to explain the evolution of living world। तो उसने पूरा 1859 में खुद की बुक के अंदर ये पॉइंट पब्लिश किया था जिसका नाम दिया था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के अंदर कुछ पॉइंट्स उसने कंसिडर किए थे, जैसे कि लार्ज पॉपुलेशन। अब थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर आप देखो तो कोई भी स्पीसीज की पॉपुलेशन भले कितने ही लार्ज हो, पर उनका एनवायरमेंटल फैक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से या तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की इफेक्ट की वजह से ऑलवेज हर एक पॉपुलेशंस का जो नंबर है वो लिमिट में रहता है। नंबर 2, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल। अब 50 ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनमें से जो ज़्यादा स्ट्रगल करेगा सर्वाइवल के लिए ऑब्वियसली उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब जिसका स्ट्रगलिंग ज़्यादा सर्वाइवल के लिए उनका नेचुरल सिलेक्शन होगा, और वी कैन से दैट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो ज़्यादा फिट है, जो ज़्यादा एडेप्टेशंस दे सकता है, उनका नेचुरल सिलेक्शन होगा, या तो वो सर्वाइव कर पाएगा। एंड वेरिएशन, सो वेरिएशन का एक सिंपल मतलब है चेंजेस। देन आफ्टर इवोल्यूशन के अंदर एक थियरी का नाम है डी राइस थियरी। ओके, डी राइस थियरी इज कंसिडर्ड एज अ थियरी ऑफ म्यूटेशन। सो म्यूटेशन का एक सिंपल मतलब है सडन वेरिएशन इज कॉल्ड एज अ म्यूटेशन, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जो चेंजेस होता रहता है, सडनली आने वाले वेरिएशन को, चेंजेस को कंसिडर किया जाता है एज अ म्यूटेशन। एंड एट प्रेजेंट टूडेज वर्ल्ड के अंदर इवोल्यूशन का मॉडर्न कंसेप्ट क्या है? सो देयर आर द 5 बेसिक फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर 5 बेसिक फैक्टर्स है जो इवोल्यूशन के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। नंबर 1, जीन के अंदर आने वाला म्यूटेशन। नंबर 2, चेंजेस इन द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड नंबर। तो पहला जीन का म्यूटेशन, दूसरा चेंजेस इन द नंबर ऑफ एज वेल एज स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। नंबर 3, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन।
Okay, factor number 4 is the natural selection and factor number 5 is the reproductive isolation. तो ये 5 बेसिक फैक्टर्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं. आउट ऑफ दिस 5, फर्स्ट 3 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक वेरिएशन. जीन्स, डीएनए या तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स या तो नंबर के अंदर चेंजेस करने के लिए पहले 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, एंड रिमेनिंग अदर 2 नंबर 4 and 5 are responsible for direction to evolutionary process. So this all are related with the biological evolution. Thank you very much. Jai Hind.